गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का मैथ शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत पहले चैप्टर से करते हैं जो कि है वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मिनट। पहले चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या। तो शुरुआत करते हैं। मैंने वो पेज लगा दी है स्क्रीन पर, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो वास्तविक संख्या की कहानी 10वीं से ही शुरू नहीं होती, ये हम लगभग 8वीं से ही शुरू करते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। हम 8वीं में शुरुआत में पढ़ते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, और ये नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो ये कहानी वास्तविक संख्याएं की बहुत शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम कई भाग में इसे पढ़ते हैं। जैसे हमने कुछ वास्तविक संख्याएं के बारे में 8वीं में पढ़ी थी, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ थी। वास्तविक संख्याएं के बारे में हमने 9वीं में भी पढ़ी थी, जो कि थोड़ी अधिक जानी थी। वहाँ हमने यह देखा था कि 9वीं में कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या, और जिसे नहीं लिखा जा सकता उससे अपरिमेय संख्या। ये मोटा मोटा था। इसके अलावा भी था कि जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ था। आज हम उसी के आगे, जितना हम 9वीं में पढ़ लिए थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं, थोड़ी हम उसके बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्या जिन्हें हम पूरा लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 0 भी पूरा है, -1 भी पूरा है, -2, -3 ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मतलब कि ये संख्या रेखा है, तो इधर की भी संख्या है और इधर की भी संख्या है जो पूरी हैं, वो सभी पूर्णांक हैं। ये 0 है और 1, 2, 3, 1 मिनट, 3 इधर है, -1, -2, -3। तो 1, 2, 3 यहाँ से लेकर के ऐसे अनंत तक ये सारी कहलाते हैं, पता ही होगा आपको, प्राकृतिक। 0 से लेकर के कहलाते हैं पूर्ण, होल नंबर जिसे बोलते हैं। और ये पूरी संख्या रेखा पर की संख्याएं कहलाती हैं वो पूर्णांक संख्या। ठीक है, या इस बात को हम मतलब कि अंतिम तक लेकर चलेंगे कि पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है, क्योंकि बहुत इस चैप्टर में इसका रोल है। तो हमें सबसे पहले एक एल्गोरिथम के बारे में जानना होगा इस चैप्टर में, जो कि शुरुआत में ही है। यहाँ पर लिखा भी होगा, ये रहा, यहाँ पर लिखा है, ध्यान देंगे आप लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे कि हम कलन विधि के नाम से जानते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर है क्या? ये मतलब कि ये प्रमेय है क्या आखिर, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो एक आपने यूक्लिड का नाम तो सुना ही होगा, 9वीं में यूक्लिड के बारे में थोड़ा जानना था। यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, जिसका नाम था एलिमेंट। उस जो एलिमेंट है उसी में सबसे पहले यूक्लिड ने इस
प्रमेय का, इस एल्गोरिथम का वर्णन किया था। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उसने बोला था कि ऐसे ऐसे होगा, मतलब वर्णन किया था। बाद में एक गॉस नाम का वैज्ञानिक, जैसे कि आप लोग फिजिक्स में भी जानेंगे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ऐसा कुछ नाम था उसका, तो उसने उसी के एल्गोरिथम को, यूक्लिड वाले एल्गोरिथम को प्रूफ करके बताया था कि हाँ ये सही लिखा है यूक्लिड ने, ऐसा ही होता है। थोड़ा सा उसके एल्गोरिथम को भी जान लेते हैं कि आखिर वो एल्गोरिथम है क्या। और वो एल्गोरिथम पूरे, मतलब फर्स्ट चैप्टर क्या बोले, मतलब कि वो दूसरे चैप्टर में भी अच्छा से वो उसका यूजेज है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा, मैं उसे बोल रहा हूँ। चूँकि यह पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये पूर्णांक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांक से ही संबंधित है, उसके विभाजन से, नाम से ही उसमें है कि यूक्लिड विभाजन, मतलब कि पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित है यूक्लिड की वो एल्गोरिथम। किसी भी धन पूर्णांक को, जैसे हम मान लेते हैं एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कुछ भी किसी धनात्मक पूर्णांक को एक अन्य धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो। जैसे हम लोग भागे में, बचपन में भागा सीखा करते थे, तो उसमें हमने यह कैसे करते थे कि जैसे मान लीजिए कोई मैंने ले लिया 17, अरे यार 17, और एक मिनट, और इसको मैंने भागा दे दिया 5 से, तो 5 एक बार में गया, 3 बार में गया 15, और बच गया 2। नहीं होता था, ये हमारा था भाजक, ये से भागफल, और ये शेषफल, और इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, जिसमें भागा दिया जाता है, 17 हो जाएगा भाज्य। तो यूक्लिड ने इसी के बारे में बोला था अच्छे से कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि हमने यहाँ 17 लिया है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को एक अन्य धनात्मक पूर्णांक 5 से, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से सुनिएगा, मतलब 17 को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक 5 से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल प्राप्त हो, जो कि ये हमें 2 प्राप्त हुआ है। और उसने बोला था कि ये जो 2 है वो हमेशा ये 5 से कम ही रहेगा। कहने का अर्थ है कि जो ये शेषफल है वो हमेशा भाजक से कम ही रहेगा, ये फिक्स है। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई यहाँ जो रहेगा वो इससे कम ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ ज़्यादा हुआ तो फिर वो भाग लग जाएगा, जब तक ये कम नहीं बचेगा तब तक हम भाग करते ही जाएंगे। तो यूक्लिड ने बस इतना ही बोला था, और इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें लिखा है, हाँ, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस या फिर मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, याद रखिएगा। इसने यूक्लिड ने इसको प्रतिपादन किया था इसका। बस यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम
उपयोग करते हैं सामान्यतः इस क्लास में उपयोग करेंगे HCF निकालने के लिए। हम आगे HCF ही पढ़ने वाले हैं। वो बचपन वाला HCF तो हम लोग निकाल लेते थे, लेकिन हम लोग जानेंगे कि HCF हम आखिर कौन से संख्याएं भाग में जाती हैं या फिर प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं के बारे में हम इसमें देखेंगे, जो कि HCF ज्ञात करने में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का बहुत ही अच्छा रोल है। हाँ, एक और बात, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को ही हम गणितीय आधारभूत परिमेयिका के नाम से भी जानते हैं। गणित की आधारभूत प्रमेय इसी को बोलते हैं, कलन विधि भी इसी को बोलते हैं, और वो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा संबंध है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा संबंध है कि हम प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, भाज्य संख्या मतलब कि जो एक होती है अभाज्य, एक होती है भाज्य, मतलब कि कंपोजिट शायद उसे बोलते हैं, कंपोजिट। हाँ, कंपोजिट नंबर ऐसे बोलते हैं जैसे जिसको बहुत सारे संख्याएं काट दे, जैसे में 6 हो गए, 8 हो गया, 15, और को प्राइम नंबर बोलते हैं जो एक और अपने आप से कटे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का दूसरा संबंध इस बात से है कि हम प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 15 एक भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अनेक संख्याओं के रूप में इस प्रकार तोड़ा जा सकता है कि वे यूनिक हो, मतलब कि अद्वितीय हो, अद्वितीय संख्याएं के रूप में तोड़ा जा सकता है। जैसे 15 को हम गुणनखंड करके ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5, मतलब कि 3 × 5, 3 और 5 एक अद्वितीय संख्याएं हैं, और साथ ही ये दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से भाज्य संख्याओं के गुणनफल में तोड़ा जा सकता है। अद्वितीय कहने का मतलब है कि उसके जैसा और कोई ना हो। जैसे 15 के केस में हम देखेंगे कि 3 और 5 के जैसा ऐसी कोई संख्या नहीं है, 3 और 5 के स्थान पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको रखने से हमें 15 प्राप्त हो। मतलब कि 3 और 5 15 के लिए अद्वितीय हैं, और ये फिक्स है कि हमेशा जो गुणनफल में आएगा वो ये अभाज्य संख्या ही होगा। ठीक है, ये बात और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका दोनों ही गणित की एक आधारभूत प्रमेय है, जिसका उपयोग हम पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग मतलब कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का एल्गोरिथम का क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या अनुप्रयोग हैं। सबसे पहला एक मिनट, हाँ, ओहो, हाँ, प्रयोग में पहला प्रयोग जो हमने 9th में सीखा था कि 9th में हमने अपरिमेय और परिमेय के बारे में सीखा था कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे
परिमेय बोलते हैं और जिन्हें नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय बोलते हैं। तो हम पहला प्रयोग उसी अपरिमेय संख्या को यह सिद्ध करने में करेंगे कि यह क्यों अपरिमेय है। जैसे √3 एक अपरिमेय है, तो √3 अपरिमेय क्यों है, कैसे हम इसे मान लें कि अपरिमेय है, तो इसे सिद्ध करने में ही करेंगे। दूसरा प्रयोग है कि हम परिमेय संख्याओं को जो दशमलव प्रसार होता है उसे जानने के लिए करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है अशांत है। जैसे 4/3 है, तो इसका दशमलव प्रसार हम देखें तो 1.3 और 3 ये 3 है, 1 3 ऐसे कुछ बढ़ते जाएगा। तो ये अशांत है क्योंकि ये कभी शांत नहीं होगा। कुछ कुछ का होता है कि कुछ कुछ बढ़ते जाता है और थोड़ी जगह पर शांत हो जाता है, और कुछ कुछ का होता है कि जैसे ये 3 रिपीट कर रहा है, और कुछ का होता है कि 3 आएगा 5 आएगा 10 आएगा और ऐसे बढ़ते हैं। मतलब कि हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है यह कैसा है, अनावसानी आवर्ती है या फिर पुनरावृत्ति कर रही है संख्या। ठीक है, हम थोड़ी आगे के क्लास में ये सब देखेंगे, मतलब इसके बाद के क्लास में। अभी थोड़ा एक हमें और चीज़ समझना होगा। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ एक तो पेज, हम थोड़ा गुणनखंड वृक्ष के बारे में एक जान लेते हैं कि गुणनखंड वृक्ष है क्या। क्योंकि गुणनखंड वृक्ष मुझे याद है कि हम लोग पढ़े नहीं थे गुणनखंड वृक्ष के बारे में, और स्कूल के टेस्ट में आ गया था, कोई नहीं जानता था। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं गुणनखंड वृक्ष कुछ है नहीं, केवल गुणनखंड ही है। आप लोग बचपन में हम लोग पढ़े हैं गुणनखंड के बारे में, वही गुणनखंड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे हमें बोल दिया जाता था कि भाई 28 का गुणनखंड निकालो, 28 का गुणनखंड निकालो, तो हम लोग ऐसे निकालते थे, 2 से जाता था 14 बार में, फिर 2 से जाता था 7 बार में, और ये नहीं जा रहा है तो हम लोग बोल देते थे 2 गुणे 7। ये जो है उसका गुणनखंड है, मतलब कि इसको गुणा करने पर 28 आता था, गुणन के रूप में तोड़ देना है, गुणनखंड था, बस यही था। और इसी गुणनखंड को, मतलब इसी प्रक्रिया को यदि हम इसी 28 को यदि हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा सजा करके, थोड़े से सजा करके इसको लिखते हैं, जैसे 28 हमने लिख दिया यहाँ, और इसको गोल में घेर दिया, जो 2 हमने भाग दी थी उसको यहाँ लिख दिया, इसको भी घेर दिया, 2 से गया 14 बार में, 14 यहाँ लिख दिया, और फिर 14 को 2 से हमने ले गए और 7 को हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही ये तो ख़त्म हो गया यहीं पर, किसके आगे जा नहीं सकता। ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है अगर कोई और संख्या 28 की जगह पर रहती तो। जैसे 64 रहता तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता। तो इसी फॉर्मेट को हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। ये थोड़ा
वो लग भी रहा है कि ऐसे कुछ करके इसी को केवल बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो एग्जाम में अगर आए तो आप लोग पैनिक मत होइएगा कि गुणनखंड वृक्ष है क्या। एक मिनट, गुणनखंड वृक्ष ज़्यादा नहीं है, बस किसी संख्या को एक अच्छे से सजा करके वृक्ष की तरह उसी को गुणनखंडित कर देना, गुणन के रूप में तोड़ देना गुणनखंड वृक्ष है। हम 64 के बारे में 64 को देखते हैं थोड़ा। 64 है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, 2 से गया, 2 को भी कर दिया, ओहो 2 को भी कर दिया, और ये गया 32, फिर 2 को हमने करा, 2 से 16 गया, 2 से करा, ये 2 है, माफ़ कीजिए थोड़ा सा मेरा मार्कर जो है अच्छे से नहीं चल रहा। 8 बार में गया, फिर 2 से हमने करा, फिर 4 बार में गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया। ऐसा हम 2 के पावर बोल सकते हैं। तो 2 गुणे ऐसे ऐसे करके मुझे लगता है 4 बार, मतलब फिर 2 गुणे 2 ऐसे कुछ करके जाएगा। 2 यही होता है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष किसी को बोलते हैं। एक चीज़ हमें और ये क्लियर हो गया, तो एक चीज़ हम और यहाँ समझ लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आता है यहाँ, मतलब एक अलग प्रकार का, कि भाज्य को, मतलब किसी भाज्य की जगह पर हम प्राकृतिक संख्या भी ले सकते हैं। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या की घातों के रूप में कैसे लिखा जाता है, मतलब कि एक मिनट, भाज्य को अभाज्य के घातों के रूप में, अभाज्य के घातों के रूप में, जैसे हम पहले वो गुणनखंड वृक्ष में गुणनखंड निकालते थे, केवल उसी वैसे ही करना है। हम वो पहले, मतलब इस वाले में हमने देख लिया था कि एक मिनट हमने पीछे, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया सर। हमने देख लिया था कि जैसे कोई संख्या है, अगर 64 ही को मान लेते हैं, 64 को ही मान लेते हैं, जैसे 64 है तो हम 64 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं 64 को। अब इसको घातों के रूप में लिखना है, तो हम 64 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है 2, तो 2 के पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 64 को। तो इसी को, ये जो घात के रूप में हमने लिखा, इसी को बोलते हैं 64 के इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या के घातों के रूप में,
किसी भी भाज्य संख्या को लिख देना। 64 यहाँ भाज्य संख्या थी और हमने इसको 2 मतलब कि अभाज्य संख्या के घात मतलब कि 6 के रूप में लिख दिया। आप 64 की जगह पर कुछ और भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 18। मैं 18 यहाँ ले रहा हूँ। 18 हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो हम इसको घात के रूप में अगर लिखना हो तो 2 के घात तो एक ही रहेगा, तो वो तो अकेले है, और 3 के घात हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक भाज्य संख्या, मतलब कि 18 को 2 अभाज्य संख्या 2 और 3 के घातों के रूप में लिख देना। बस यही होता है, घातों के रूप में लिख देना। आगे के क्लास में हम जानेंगे थोड़ा सा और इसके आगे। अभी तक हमने जाना कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय और अपरिमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों आधारभूत प्रमेय कहलाते हैं। इसका हमने अनुप्रयोग यानी कि यूजेस को देखा। पहला अनुप्रयोग था कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए, और दूसरा था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को खोजने के लिए कि दशमलव प्रसार कैसा है। उसके बाद हमने आज गुणनखंड वृक्ष के बारे में देखा और भाज्य और भाज्य को अभाज्य के घातों में हमने अभी पढ़ा। तो थैंक्स।